नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आरक्षण देश को सशक्त बनाने के लिए है या फिर समाज के पिछड़े तबके को सशक्त बनाने के लिए? आरक्षण पिछड़ों को बराबरी पर लाने के लिए है या फिर पिछड़ों को बराबर के अवसर प्रदान करने के लिए है? आरक्षण दो जगहों पर दिया जाता है, एक है शिक्षा और दूसरा है रोजगार। देश को आबादी में जातियों की भागीदारी के हिसाब से आरक्षण दिया गया, जैसे अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ओबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण। बाकी जो बच गया वो सामान्य श्रेणी के लिए है, वो किस्मत आजमा ले। अब आरक्षण के सच को आजादी के बाद से समझना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग को आगे लाने के लिए लागू किया गया, तो क्या 75 साल कम पड़ गए या फिर इन 75 सालों में आरक्षित जातियों के समूह में से कुछ चुनिंदा जातियां ही आरक्षण का ज्यादातर लाभ लेती रही और बाकी जातियों का हाल वही बना रहा जो 75 साल पहले था? क्या अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि आरक्षण में भी आरक्षण होगा पिछड़ी जातियों में पिछड़ चुकी जातियों को आरक्षण का लाभ दे पाएगा? लेकिन गणित कहता है कि अगर किसी को लाभ मिलेगा तो फिर किसी का नुकसान भी होगा। तो फिर आरक्षण में आरक्षण देना और क्रीमी लेयर बनाने के जरिए किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, आज हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। और हम आपको साफ करना चाहते हैं कि हम ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं और ना ही आरक्षण के खिलाफ है। यह प्रोग्राम सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था को समझने के लिए और समझने के लिए किया जा रहा है कि आरक्षण में आरक्षण का मतलब आखिर क्या है। दरअसल इसको शुरू से शुरू करते हैं, तो शुरू करते हैं पंजाब सरकार के 2006 के कानून के साथ, क्योंकि वहीं से ये चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो जरा शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि आप समझ पाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के पास फरवरी 2024 में एक मामला पहुंचा था। ये जो मामला पहुंचा था ये था पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह के बीच का मामला। इसको चलाइए जरा, क्योंकि जो मामला पहुंचा वो साल 2006 में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था और उस कानून के जरिए क्या था, उस कानून का नाम था पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति कानून। इस कानून के मुताबिक जो बदलाव हो रहे थे, अनुसूचित जातियों को भी अलग अलग वर्गों के अंदर बांट दिया गया था और बांटते हुए कैटेगरी बनाई गई थी। कैटेगरी कैसे बनाई गई? ए, बी और सी, हर ग्रुप में अलग अलग जातियों को रखा गया था और वो दरअसल एक तरीके का वर्गीकरण था। इसके तहत कुछ पदों में कुछ ग्रुप्स को वरीयता दी गई ताकि सभी को समावेश किया जा सके, लेकिन ग्रुप का बंटवारा भी जातियों के सामाजिक और इसके अलावा आर्थिक स्थिति के आधार पर किया गया था। और इसी को कहा गया दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एससी समुदाय का उप वर्गीकरण या कहें कि सब कैटेगराइजेशन। और इसी को लेकर मामला पहुंचा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देश में कितनी अनुसूचित जाति हैं यह भी आपको बताते हैं, क्योंकि मामला अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ा है। तो एक आंकड़ा सामने आया, उस आंकड़े पर जरा नजर डालिए। 2018-19 में 1263 अनुसूचित जाति है जो पूरे देश भर के अंदर है। इसमें हमने एक अलग से नोट डाला है, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर कोई अनुसूचित जाति नहीं है उनमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, अंडमान है, निकोबार है और लक्षद्वीप है। ये दरअसल वो प्रदेश हैं जहां कोई अनुसूचित जाति के अंदर शामिल नहीं है। ऐसे कई प्रदेश ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति बहुसंख्यक की भूमिका में है, जिनमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर अनुसूचित जाति बहुसंख्यक की भूमिका के अंदर है। लेकिन जो ये 1263 अनुसूचित जातियां हैं, क्या इनके अंदर वर्गीकरण किया जाएगा? क्या वाकई में इनके अंदर यह चिन्हित किया जाएगा कि इन 1263 में से कितनी जातियां ऐसी हैं जो 75 साल से लगातार आरक्षण का फायदा उठा रही है और आरक्षण का फायदा उठाते हुए जो दरअसल
संपन्न हो रही है। और 1263 में से कहीं ऐसा तो नहीं कि 1200 जातियां ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और दरअसल अब हम आपको यह समझाते हैं कि कोर्ट में क्या कहा गया है। हम आपको आज इस पूरे आरक्षण की एबीसीडी पूरी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो घटा है वो आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर SC ST आरक्षण में ज्यादा पिछड़ों को अलग कोटा देना मान्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के जरिए फैसला दिया, यानी कि 6 इसके पक्ष में थे, 1 इसके पक्ष में नहीं थी। अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं बल्कि कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर माना गया। उप वर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए, और अगर किसी को लग रहा है कि ये आंकड़े गलत हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने आंकड़े जारी कर दिए तो उसके हिसाब से बाकायदा SC और ST के अंदर वर्गीकरण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। SC ST वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बननी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे OBC के अंदर क्रीमी लेयर बनाकर उन्हें OBC आरक्षण से बाहर किया गया था जनरल फाइट करने के लिए। SC ST के क्रीमी लेयर और मैला ढोने वालों के बच्चों के बीच में तुलना करना सही नहीं है। SC ST के सदस्य अक्सर प्रणालीगत भेदभाव की वजह से सीढ़ी पर चढ़ने में सक्षम नहीं होते। अनुच्छेद 14 जाति के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। अदालत को यह जांचना चाहिए कि क्या वर्ग समरूप हैं। किसी उद्देश्य के लिए एकीकृत नहीं किए गए वर्ग को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसको मोटे शब्दों में आप समझे तो वो ये कह रहे हैं कि एक ST या SC जिसके घर की संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है और एक ST का वो बच्चा जिसके पिता शायद हर दिन 100 रुपए भी नहीं कमाते, दोनों सरकार की नजर में SC हैं, लेकिन क्या दोनों आरक्षण के हकदार हैं? कोर्ट बस यही कह रहा है कि जिसके पिता 5 करोड़ कमा रहे हैं उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। उसका बेटा संपन्न है, वो बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ेगा, वो बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, उसको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जिसका पिता 100 रुपए भी नहीं कमा रहा, जिसको समाज में सही तरीके से देखा नहीं जा रहा, जो यातनाएं सहते हुए आगे बढ़ रहा है, उसको आरक्षण की जरूरत है। लेकिन जिस आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की गई है वो कैसे होगा, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को 17% आरक्षण मिल रहा है तो आरक्षण में आरक्षण के जरिए 27% हो जाएगा, नहीं, वो 17% ही रहेगा। उसमें यह जरूर रहेगा कि जो जातियां लगातार संपन्न होती आई उसके अंदर, उनके लिए आरक्षण कुछ कम कर दिया जाएगा, और जिन जातियों से कभी आरक्षण का फायदा उठाया ही नहीं, उन जातियों की तरफ ज्यादा आरक्षण कर दिया जाएगा। और जो क्रीमी लेयर में है, यानी कि जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उनको उस आरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। मकसद है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे। आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है। SC और ST के भीतर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आप जब गूगल पर सर्च करेंगे कि एक गांव बताइए जहां सभी IAS IPS हैं, तो देश के अंदर आपको एक ऐसा गांव मिल जाएगा जो आरक्षण की वजह से IAS IPS हर घर के अंदर है। लेकिन जब उस पूरे जिले को आप देखेंगे तो एहसास होगा कि कई गांव ऐसे होंगे, कई जातियां ऐसी होंगी जिनमें किसी को अपनी पीछे के 5 पुश्तों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला होगा, और वो उस स्थिति में होंगे कि अगली 5 पुश्तों तक भी शायद उनको आरक्षण का लाभ ना मिले अगर उसको वर्गीकृत ना किया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं, पहली चीज। दूसरा, वो आरक्षण में बदलाव नहीं कर रहा। तीसरा, वो आरक्षण का जो हिस्सा है उसको नहीं चेंज कर रहा। चौथा, वो ये कह रहा है कि आरक्षण की मूल मंशा को समझना चाहिए कि 75 साल पहले जब आरक्षण लाया गया तो मंशा थी जो पिछड़े हैं
जिन्होंने यातनाएं सही हैं, जो समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं, उनको बराबरी का अवसर नहीं मिलता है और बराबरी का अवसर देने के लिए आरक्षण लाए गए। लेकिन आज हो क्या रहा है, वो जो सबसे पिछड़े हैं उनमें जो सबसे ऊपर हैं वो आरक्षण ले रहे हैं और जो समाज में सबसे नीचे हैं वो सबसे नीचे ही रह गए और मैला ढो रहे हैं और दूसरे मर्सिडीज में चल रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। कोर्ट यही समझा रहा है कि भाई जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं उनको आरक्षण नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो संपन्न हो गए हैं। आरक्षण संपन्न करने के लिए है, संपन्न करने के बाद पूरी पीढ़ियों को संपन्नता प्रदान करने के लिए नहीं है। बहरहाल अब आपको समझाते हैं कि कैसे 50 साल बाद एक फैसला बदला गया और इस फैसले को बदलने में पूरा आधी सदी लग गई। दरअसल 1975 के अंदर 1975 में पंजाब सरकार ने वाल्मीकि और मजहबी सिख जातियों के लिए 25% कोटा तय किया था, जिसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में खारिज कर दिया था। खारिज करने के आधार 2004 का एक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति की सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राज्यों के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की तरफ से बनाई जाती है, यानी इसे सिर्फ संसद ही बना सकती है और इस पर राष्ट्रपति मोहर लगा सकता है। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ के पास पहुंचा और उसके बाद कहा गया कि नहीं, आप आरक्षण के अंदर वर्गीकरण करते हुए आरक्षण को कैटेगराइज कर सकते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होगा। और यहीं से एक नया रास्ता, एक नया सूरज निकला है उन गरीब तबकों के लिए, उन अति पिछड़ों के लिए, उन जातियों के लिए जो एससी के अंदर आती तो है लेकिन आरक्षण के दायरे में नहीं आती, क्योंकि जो उसी के अंदर संपन्न जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ ले जाए। लेकिन फैसले का असर सियासी किस तरीके से हो सकता है, आपको यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत की राजनीति जातियों पर ज्यादा टिकी है। पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जातियों की ही बात होती है। अभी ओबीसी की राजनीति पर चर्चा तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित आदिवासी की सियासत तेज होने की संभावना है। इस फैसले के बाद अब दलित आदिवासी एक समूह नहीं रह जाएगा, उसके अंदर ही अलग अलग वर्ग खड़े हो जाएंगे और फिर उससे जुड़ी कई तरह की राजनीति शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों की पार्टियां दलित और आदिवासी की राजनीति करती हैं। मसलन यूपी का उदाहरण लीजिए, मायावती की बसपा दलितों की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी को पिछड़ों की राजनीति की पहचान मिली है। बिहार में भी लालू यादव, नीतीश कुमार की राजनीति जाति की राजनीति पर ही टिकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां सियासी तौर पर बड़े बदलाव दिख सकते हैं। यहां एससी एसटी के अलग अलग वर्गों के अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व उभरकर सामने आ सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में 7 जजों ने जो फैसला सुनाया उसके अंदर एक रूपता थी? यह समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 6:1 के साथ जो ये फैसला सुनाया गया उसमें 6 जजों ने क्या कहते हुए आरक्षण में आरक्षण के वर्गीकरण की तरफ इशारा किया और एक ने क्या कहते हुए इसे खारिज कर दिया। शुरुआत करते हैं सीजेआई चंद्रचूड़ से। उन्होंने अपने फैसले में क्या कहा ये आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। उन्होंने कहा कि एससी एसटी वर्ग के लोग अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इसलिए वो इसका समर्थन करते हैं। एक वर्ग जिस संघर्ष का सामना करता है वो निचले ग्रेड में मिलने वाले प्रतिनिधित्व से खत्म नहीं हो जाता, ये उन्होंने कहा है और इसके मतलब को समझने की जरूरत है। इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं इसको समझें। लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ ने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से इसके लागू करने का विकल्प दिया, उन्होंने इसको ओबीसी के साथ कंपेयर किया और उन्होंने क्या कहा उसको समझिए जरा। वो दरअसल कह रहे हैं कि ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होता है, इसे बाहर नहीं किया जा सकता। अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे क्रीमी लेयर में रखा जाता है, अगर आय इससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि एससी एसटी आरक्षण के अंदर भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए और क्रीमी लेयर को लागू किया जाए और जिसकी आय
8 लाख से ज्यादा है उसको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। उसमें और भी कई राइडर होंगे, मसलन कि अगर किसी परिवार से कोई एक आईएएस है, आईपीएस है, सरकारी अफसर है, सेना में कर्नल है या कुछ और है, तो उसके परिवार को भी आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। बहरहाल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने क्या कहा ये आपको समझाते हैं। उन्होंने कहा कि एससी एसटी वर्ग में अत्यधिक पिछड़े समुदायों को उनका उपवर्गीकरण करना बेहद जरूरी है। यह संविधान की मूल भावना के अनुकूल है। एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान की संवैधानिक अनिवार्यता बननी चाहिए। वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 341 के मुताबिक अधिसूचित एससी एसटी की सूची में राज्य सरकार द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। उप वर्गीकरण इस सूची से छेड़छाड़ करने जैसा होगा और उन्होंने इससे इनकार कर दिया। और जो 6:1 के अंदर जो इसके पक्ष में नहीं वो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है। लेकिन जस्टिस गवई ने डॉक्टर साहब अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करते हुए पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य बताया। एससी एसटी जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और इसमें बदलाव की जरूरत की तरफ उन्होंने इशारा किया। जस्टिस पंकज मित्तल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेहरू द्वारा 1961 में लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी जाति या समूह को आरक्षण और विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति पर दुख जताया था और कहा था कि ऐसी प्रथा को छोड़ दिया जाना चाहिए और नागरिकों की मदद जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर करने पर जोर दिया जाना चाहिए। शायद पंकज मित्तल यह कहना चाह रहे हैं कि देश के अंदर सभी आरक्षण को खत्म करते हुए जो आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए वो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। लेकिन प्रोग्राम के शुरुआत में हमने कहा था कि अगर एससी एसटी के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण होगा और आरक्षण में वर्गीकरण के जरिए अगर क्रीमी लेयर को लागू किया जाएगा तो किसको फायदा और किसको नुकसान होगा ये भी आपको समझाएंगे। एक है आज हम आपको आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था को समझा रहे हैं और साथ में यह समझा रहे हैं कि अगर एससी एसटी के अंदर वर्गीकरण किया गया तो कैसे किया जाएगा और क्या संभावनाएं हो सकती हैं और जो संभावनाएं होंगी वो किसके लिए विपदा साबित हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले आपको देश के अंदर जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है उस व्यवस्था को समझाते हैं। जरा उस व्यवस्था को समझिए। देश के अंदर जो आरक्षण है उसमें एक बार सोचकर देखिए कि 100 नौकरी है। 100 नौकरी अगर है तो कैसे उनका बंटवारा होगा। उन 100 नौकरी में से जो एसटी को मिलेगी वो नौकरी मिलेगी 7.5 यानी कि 7.5 नौकरी अनुसूचित जनजाति को मिलेगी। इसमें जो एससी को नौकरी मिलेगी वो मिलेगी 15 यानी कि 100 में से 15 नौकरी एससी अनुसूचित जाति ले जाएगी। इसके अलावा ओबीसी को कितनी नौकरी मिलेगी 27 नौकरी 100 में से ओबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग लेकर चला जाएगा। इसमें एक और जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस जो हाल ही में जोड़ा गया वो किया गया 10%। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आर्थिक तौर पर पिछड़ा वर्ग, उसके लिए इसको जोड़ा गया और उसमें कोई कैटेगरी नहीं दी गई। उसमें दरअसल जो सामान्य श्रेणी है उसके अंदर जो पिछड़े हैं उनको इसके अंदर आरक्षण दिया गया यानी कि सवर्णों को आरक्षण जो दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़ा होने की वजह से वो दरअसल 10% है। तो यानी कि जो सामान्य जो सवर्ण है उनके लिए कितना बचा 40.5। इसका मतलब अगर 100 नौकरी है तो उनमें से सामान्य वर्ग सवर्ण जो हैं उनको 40 नौकरियां मिलेंगी लगभग और 60 नौकरियां जो मिलेंगी वो आरक्षण के तहत मिलेंगी। लेकिन ये तो हुआ मोटा गणित। अब जरा इसको समझिए कि आरक्षण व्यवस्था लागू कैसे होती है। आरक्षण व्यवस्था में जो 7.5% एसटी को जाना चाहिए उसमें अगर किसी एसटी ने उस एग्जाम या उस नौकरी के लिए टॉप किया या उसके अंक सामान्य श्रेणी के सवर्णों से ज्यादा है तो वो एसटी की सीट पर नहीं जाएगा, वो जाएगा 40.5 की सीट पर और उसको जाकर कम करेगा और यहां सीट उतनी ही रह जाएगी और आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसे ही एससी के अंदर जो टॉप करेगा या जिसके नंबर सवर्ण से ज्यादा होंगे वो जाकर ये सामान्य की सीट को भरेगा और यहां ये सेम रह जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही ओबीसी की तरफ से। तो सवाल यह है कि जो सामान्य वर्ग के अंदर
जो सवर्ण जाति को अभी जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो किसी भी नौकरी में, हो सकता है कि मैं 100% गलत हूं या हो सकता है मैं 100% सही हूं, वो उसको 40.5 पूरा नहीं मिलता है। उसके अंदर भी जो SC, ST, OBC हैं और जो टॉप करते हैं उनको आरक्षण मिलता है। तो पहले से ही वो कम है। अब जरा सोचिए कि OBC की तरफ से 10% क्रीमी लेयर, माफ कीजिएगा, क्रीमी लेयर क्रिएट की गई OBC के अंदर, और उस क्रीमी लेयर का जो राइडर लगाया गया वो दरअसल लगाया गया कि भाई जिसकी आय 8 लाख रुपए से ज्यादा होगी, जिस पर 5 एकड़ जमीन होगी, जिसके घर के अंदर सरकारी नौकरी और बाकी राइडर होंगे और उनकी आमदनी 8 लाख से ज्यादा होगी, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसको समझिए कि ये क्यों सामान्य श्रेणी के जो सवर्ण को मिलने वाला, एक तरीके से मैं अघोषित आरक्षण ही कहूंगा उसको, क्योंकि वो ज्यादा कम है इनके मुकाबले में, उसके अंदर कैसे उसका फर्क पड़ता है। मानकर चलिए देश के अंदर OBC जो है उनकी आबादी 20 करोड़ के आसपास है, एक मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चलते हैं। उस 20 करोड़ में से अगर मानकर चलिए कि 2 करोड़ क्रीमी लेयर के अंदर आ गए और उनको OBC का फायदा नहीं हो रहा, तो वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे सामान्य श्रेणी के अंदर। और जो अभी तक OBC के अंदर फाइट कर रहे थे, अब वो क्रीमी लेयर होने की वजह से सामान्य श्रेणी के अंदर फाइट करें, और जो 40.5% है उसमें एक हिस्सा, वो छोटा भी हो सकता है, कुछ हद तक बड़ा भी हो सकता है, वो सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए फाइट कर रहा है। अब बिल्कुल ऐसे ही SC और ST के लिए भी जो रिकमेंडेशन है उसमें संभव है कि एक क्रीमी लेयर बना दी जाए, उस क्रीमी लेयर में भी वही राइडर लगा दिए जाएं जो OBC के अंदर है। मतलब अगर SC और ST के अंदर जो अभी तक संपन्न हो चुके हैं, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा है, और जो अभी तक आरक्षण में वर्गीकरण ना होने की वजह से SC और ST के ही आरक्षण में सीटें ले रहे थे, अब वो क्रीमी लेयर होने की वजह से कहां जाएंगे? वो जाएंगे सामान्य श्रेणी में, और वो जाकर भी 40.5% जो बचा हुआ है उसके अंदर सीटों का अधिग्रहण करेंगे। इसका मतलब इसको आप मानकर चलिए जो SC के लिए जो आरक्षण 7.5% है, अगर उसमें क्रीमी लेयर को लगाया गया और क्रीमी लेयर मानकर चलिए कि 5% भी, या 5 नहीं 0.5% भी अगर आरक्षण का फायदा ना उठाते हुए जनरल की सीट को लेती है, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप 8% हो जाएगा, यानी कि 0.5% की इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि क्रीमी लेयर का राइडर लगने की वजह से जो संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, जो फाइट करने में सक्षम है, वो अब कहां फाइट करेंगे? वो फाइट करेंगे जाकर जनरल में। बिल्कुल ऐसे ही जो SC है जिसका 15% का आरक्षण है, उसमें क्रीमी लेयर लागू होने के बाद जो संपन्न बच्चे होंगे वो कहां जाकर फाइट करेंगे? वो फाइट करेंगे जाकर 40.5%। इसका मतलब यहां भी ये 15% हो सकता है 15.5 से 16% के आसपास हो जाए, जब इसको आप नेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि कहां कितना सीटों का बंटवारा हुआ है। इसके अलावा OBC को लीजिए, OBC में वैसे ही क्रीमी लेयर लागू है और वो इसके अंदर जा रही है। दरअसल जो हम समझाना आपको चाह रहे हैं वो ये है कि ये सच है कि अगर क्रीमी लेयर लागू की गई तो SC और ST के अंदर 2 फायदे होंगे कि जो संपन्न हो चुके हैं, जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा है, उनको इसमें फायदा नहीं मिलेगा, और जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। दूसरी व्यवस्था यह भी हो सकती है कि वर्गीकरण किया जाए कि अभी तक कितनों की भागीदारी नहीं हुई, कितनों को अभी तक आरक्षण का लाभ ही नहीं मिला, उस 15% में से 10% उन जातियों के लिए रिजर्व कर दिया जाए और बाकी 5% में बाकी जातियों को लाया जाए जो यदा कदी या तो लाभ उठा चुकी है या लाभ उठा रही है। इसको एक और तरीके से समझिए, हम आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में जरा देखिए, अगर हम ST की लिस्ट देखते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये शेड्यूल ट्राइब इन राजस्थान, इसमें जरा देखिए कितनी जातियां हैं। इसमें अगर आप इनका वर्गीकरण देखेंगे तो इसके अंदर 12 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन जो 12 हिस्सों में बांटा गया है उनमें जब आप आएंगे तो पहले के अंदर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से ज्यादा जातियां हैं। इसी तरीके से नंबर 4 पर आएंगे तो 4 जातियां हैं। नंबर 6 पर आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 जातियां हैं। नंबर 10 पर आएंगे तो 1 2 3 4 5 जातियां हैं। और नंबर 12 पर आएंगे तो 1 2 3 जातियां हैं। तो ये 12 नहीं है, कुल मिलाकर ये 25 से ज्यादा जातियां हैं जो एसटी के अंदर राजस्थान में है। अब सवाल यह है कि जो ये वर्गीकरण किया गया है इसके अंदर जो 12 हिस्सों में बांटा गया है, इनमें से अगर आप जब जाएंगे तो इसमें आपको मेघवाल मिलेंगे, एसटी के अंदर आपको जो मिलेंगे वो मीना मिलेंगे, भील मिलेंगे, जो ज्यादातर आरक्षण का फायदा उठाते हैं क्योंकि वो संपन्न है। पहला सवाल। दूसरा, हो सकता है मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। तीसरा, हो सकता है उनके लिए प्रेरणा बहुत ज्यादा हो और इसलिए ऐसा होता है। लेकिन उसके अलावा जातियों को क्या फायदा वर्गीकरण के माध्यम से मिलेगा, ये इसके जरिए तय होगा। इसके अलावा जरा शेड्यूल कास्ट को देखिए, एससी को देखिए। जब इसको आप देखेंगे तो इसके अंदर कुल मिलाकर 59 इसमें जातियां हैं। लेकिन उसमें जब आप आएंगे 17 नंबर पे और 14 नंबर पर, तो ये दोनों ही मिलाकर 20 से ज्यादा जातियां हैं। जब इसको आप टेबल पर काउंट करेंगे तो लगभग 89 से 90 के आसपास जातियां हैं जो एससी के अंदर है। और उनमें से मैं यकीन से कह सकता हूं कि 9 से 10 ही जातियां होंगी जो आरक्षण का बेहतरीन फायदा उठा रही होंगी, बाकी जातियों का नंबर नहीं आ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो दरअसल यही कह रहा है कि भाई जो बाकी जातियां हैं आरक्षण उनके लिए भी है और आज की तारीख में वही ज्यादा पिछड़ी हुई है, तो उनको आरक्षण देना जरूरी है। और इसीलिए यह आरक्षण के अंदर का आरक्षण होगा। लेकिन इसके लिए 3 फॉर्मूले अपनाए जा सकते हैं। पहला, जैसे ओबीसी में कि क्रीमी लेयर बनाकर उस क्रीमी लेयर को बाहर कर दिया जाए, वो जनरल फाइट करे और जो क्रीमी लेयर से नीचे है वो आरक्षण का फायदा उठाए, पहला। दूसरा, जो आरक्षण है उसका ही वर्गीकरण कर दिया जाए कि जो जातियां ज्यादातर फायदा उठा चुकी हैं उनके लिए उस आरक्षण में एक आरक्षण का हिस्सा अलग से रखा जाए और बाकी के अंदर बाकी जातियों को। तीसरा जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि उस आरक्षण के अंदर जो सबसे नीचे के पायदान पर जातियां हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था वैसे ज्यादा कर दी जाए दूसरे के मुकाबले। अब ये राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करके आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था करती है, क्योंकि ये राज्य का इशू है, राज्य की रोजगार और शिक्षा के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।